पुष्पा 2 के जरिए अल्लू अर्जुन ने बहुत ही शानदार वापसी की है दोस्तों। इस बार आप देखेंगे ना दोस्तों, बहुत ही शानदार उन्होंने इसमें एक्टिंग की है और बहुत ही शानदार बहुत ही गजब एक्टिंग की है भाई। आप पूरा वीडियो जरूर देखना। आप इस वीडियो को देखोगे, यदि अभी आप किसी कारणवश अभी फिल्म देखने नहीं जा पाए हो तो आप घर बैठे इसको कम ही समय में आप इसको देखकर पूरा मज़ा ले सकते हो दोस्तों। और वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। जल्दी से 10,000 टारगेट है हमारा सब्सक्राइब का, आप बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर, जहां से कहानी आपकी शुरू होती है। तो दोस्तों करते हैं शुरू कहानी की ओर। दोस्तों फिल्म की शुरुआत जापान से होती है, जहां पर एक अनजान कंटेनर मिलता है। उस कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी होती हैं और पुष्पा भाव भी उन्हीं कंटेनर के साथ मौजूद रहता है। जापानियों ने इन्हें देखा तो उन्होंने पुष्पा भाव को पकड़कर उल्टा टांग दिया, क्योंकि जैसे तैसे ही पुष्पा भाव ने अपने हाथ छुड़ाए और उनसे लड़ाई करने लगे, तभी मालूम पड़ा कि इन जापानियों ने लाल चंदन की लकड़ियां अपने पास रखी थीं, लेकिन कई दिनों से उनका भुगतान नहीं किया था। इसी के कारण पुष्पा भाव को गुस्सा आ गया और इसके कारण उसको खुद जापान आना पड़ा था। और इसके बाद पुष्पा जबरदस्त लड़ाई करता है, लेकिन आखिरकार उसे गोली लग जाती है और वह समुद्र में गिर जाता है। तभी पता चलता है कि ये वो सपना देख रहा था और वो सपने से जाग जाता है। अब कहानी का खुलासा होता है जब वो देखता है कि वो सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और पूरा राज उसी का राज चल रहा है। पूरा बहुत ही खतरनाक तरीके से वह तय करता है कि कहाँ लकड़ियाँ भेजी जाएंगी, कहाँ लकड़ियाँ नहीं भेजी जाएंगी। सारा जो डिसीजन था उसी के ऊपर था, लेकिन उसके कहीं दुश्मन भी हो गए थे। होता है तरक्की होते होते दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया था आईपीएस शेखावत। फिल्म के पहले पार्ट में आप लोगों ने देख चुके होंगे कि शेखावत को कैसे उन्होंने दौड़ाया था भाई, बिल्कुल बिना कपड़े के नंगा करके दौड़ाया था। और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी करने को तैयार था। शेखावत एक चाल चलता है और पुष्पा के आदमी जंगल में जाकर जो लकड़ियां काटते उसमें खुद भी मजदूर बन के उसमें शामिल हो जाता है भाई। उसके बाद उसको अरेस्ट कर लेते हैं भाई। इतने सारे लोगों को 230 मजदूरों को बुरी तरह मारता है और उन्हें जेल में डाल देता है। इसके बाद पुष्पा भाव की एंट्री होती है और वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो इसलिए पहुंचता है क्योंकि उसके दोस्त सीनू का विवाह रहता है, उसकी शादी रहती है। वो जैसे ही उसको बाहर निकालता है देखता है कि भाई गहरे निशान है भाई चोटों के। अपने बाकी मजदूरों की हालत देखकर भी पुष्पा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो लेने तो केवल सीनू को आया होता है, लेकिन फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है जिन मजदूरों पर शेखावत ने हाथ उठाया है, इसका मतलब है कि उसने मेरे पे हाथ उठाया, मतलब पुष्पा पे हाथ उठाया है, इसलिए मैं इन सभी को यहाँ से ले जा रहा हूँ। पुलिस वाले कहने लगे कि अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो वो कहते अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें कितना पैसा मिलेगा? तुम्हारे रिटायरमेंट तक का जितना भी पैसा है वो सारा पैसा मैं तुम्हें देता हूँ। तो सारा पैसा सबको रिटायरमेंट कर दिया भाई उसने, सबको पैसा दे के हटा दिया और सारे मजदूरों को अपने साथ लेकर चला गया। जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो सारा माजरा देख के समझ जाता है कि ये उसने खरीद लिया भाई, पुष्पा ने सारे पुलिस वालों को खरीद लिया। इसके बाद वो क्या करता है, पुष्पा भले ही गैरकानूनी काम करता है, लेकिन भाई वो मजदूरों और परिवारों के लिए पूरा ख्याल रखता है। और सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है वो अपनी पत्नी श्रीवल्ली का, क्योंकि वो उसको बिल्कुल ही चाहता है। इसके बाद श्रीवल्ली अगले दिन मंदिर जाती है और भगवान की मूर्ति के गहने और मुकुट लेकर जाती है। पुष्पा का सौतेला जो भाई रहता है मुरली भी मौजूद रहता है। मुरली श्रीवल्ली को ताना मारता है कि उसके पास ना खुद का ना गोत्र है ना सरनेम है, वो क्योंकि उससे जलता था, उसकी तरक्की से जलता था। मुरली हमेशा श्रीवल्ली को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी बेटी जो कावेरी थी वो श्रीवल्ली को पसंद करती थी और उन्हें चाची कहकर बुलाती थी। मुरली कावेरी को श्रीवल्ली से बात करने से मना कर देता कि उनसे बात मत करा करो, लेकिन वह नहीं मानती, वो क्योंकि उसको अपनी चाची मानती थी। उधर पुष्पा ने श्रीवल्ली से वादा किया था कि वह सिद्धप्पा के साथ मुख्यमंत्री पीएम से मिलने जाएगा। श्रीवल्ली चाहती थी कि वह सीएम के साथ अपने साथ उसकी फोटो ले, लेकिन उसको क्या पता था कि वहां जाकर क्या होने वाला है। वो जैसे ही सीएम से मिलता है तो सीएम फोटो खिंचवाने से मना कर देते हैं और उनका कहना होता है कि जूते पैर में ही अच्छे लगते हैं। तो उसको यह बात बहुत ही बुरी लगती है, क्योंकि वो श्रीवल्ली के बारे में भी आपत्तिजनक बात कर देता है, जो कि पुष्पा को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। वो वहां से कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वह सिद्धप्पा से बोलता है कि तुम सीएम बनोगे क्या? यदि तुम सीएम होते तो तुम ऐसे फोटो खिंचवाते हमारे साथ? तो कहता हाँ मैं खिंचवा लेता। तो कहते अब क्योंकि तू मेरा भाई है। यह सुनकर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा कि जो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो भैया, फिर तैयारी बिल्कुल तैयार हो जाओ तुम। सीएम बनने के लिए कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने कहा भाई कि 100 करोड़ आएगा। कोई बात नहीं, मैं 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनाऊंगा। सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने गया। फिर वहां मिनिस्टर के पास पुष्पा ने एक सोफा भेजा जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसके बाद सिद्धप्पा ने पुष्पा को समझाया कि इतने पैसे खर्च करना ठीक नहीं है, फालतू में फिजूल खर्ची ना करो। तो उसने कहा, वही डायलॉग आता है, पुष्पा ने कहा कि वह
नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहता है। उसने अपने सारा प्लान बताया। उसने लाल चंदन की लकड़ी की एक नई डील की जो उसे 1 टन पर 2.5 करोड़ रुपए दिला सकती थी। पुष्पा विदेश जाकर एक बिजनेसमैन से मिला और 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों की डील, इस डील से उसे 4000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। इसके लिए उसने सभी लोगों को आदेश दिया कि भैया 2000 कुंटल लाल चंदन बाहर भेजना हो। इसके लिए शेखावत को देते हैं ताकि वह शेखावत लकड़ियों को जब्त कर ले। साथ ही शेखावत से कहते हैं कि सिंडिकेट के सदस्यों को डराए धमकाए ताकि वह काम छोड़ दे। दरअसल मंगल सीनू खुद सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता था। ये पूरी करामत मंगल सीनू की थी। उसको पता चल जाता है कि भाई इतना सारा जा रहा है दूसरी जगह, तो वो कंप्लेंट कर देता है शेखावत से ताकि शेखावत सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दे। तो वो नाकाबंदी करवा देता है। जैसे ही वो ट्रक को देता है भाई इस बार तो वो रहम नहीं करता, पूरी आग लगा देता है। जिसके बाद सिंडिकेट का एक सदस्य भी वहां मौजूद था, लेकिन शेखावत सिंह ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जबकि मंगल सिन्हू चाहता था कि बस उन्हें डराया धमकाया जाए। शेखावत सिंह ने कहा मेरा डराने का तरीका थोड़ा अलग है, अगर मैंने इसे मार दिया तो बाकी सिंडिकेट के सदस्य भी उससे डरेंगे। जिस सिंडिकेट सदस्य की हत्या हुई उसकी श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग उपस्थित हुए बिना केवल पुष्पा को छोड़कर। तभी मंगल सीनू और अन्य लोग सिदप्पा से कहने लगे कि अगर पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह नहीं हुई तो वह ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पुष्पा को प्रेसिडेंट के पद से हटाना चाहिए। क्योंकि ये उसकी चाल थी, सीनू की चाल थी, इसलिए वह तुरंत शेखावत से मिलने गया और उसे रिश्वत देने की कोशिश की। सिदप्पा ने उसे करोड़ों रुपए के ऑफर की, लेकिन शेखावत ने इसे भी ठुकरा दिया क्योंकि उसे उससे बदला लेना था, ना कि पैसे की कोई भूख थी। उसने कहा कि उस रात उसने मुझे दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी सिदप्पा ने कहा अगर पुष्पा तुमसे माफी मांग ले और सबके सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? यह सुनकर शेखावत सिंह मान गया और बोला पार्टी का इंतजाम करो जहां वह सबके सामने उससे माफी मांगे। पार्टी के दिन सभी लोग इकट्ठा हुए। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या पुष्पा, जो अब तक कभी किसी के सामने नहीं झुका वह क्या झुकेगा। श्रीवल्ली ने पुष्पा को समझाया कि सिंडिकेट की भलाई के लिए उसे ऐसा कदम उठाना होगा। शराब के नशे में धुत पुष्पा ने आखिरकार सबके सामने शेखावत से माफी मांग ली। यह देखकर शेखावत बेहद खुश हुआ। उसने माफी की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और बार बार उसे सुनता रहा। लेकिन जब पुष्पा घर वापस आ रहा था तभी उसे भीतर से बहुत अजीब सा लग रहा था। पार्टी में मौजूद सभी लोग भी चौंक गए। पुष्पा ने माफी कैसे मांग ली? पुष्पा को इतना बुरा लग रहा था कि वह आईने में अपनी शक्ल तक नहीं देख पा रहा था। यह घटना उसके स्वाभिमान के खिलाफ थी। उसे बहुत गहराई से झकझोर रही थी। उसे इतना गुस्सा आया कि वह सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और गाड़ी वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस चला जाता है। अब चालू होती है असली कहानी, जहां पुष्पा स्विमिंग पूल में पेशाब करता है। शेखावत को समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। पुष्पा उससे कहता है पुष्पा एक ब्रांड है, वह किसी के सामने नहीं झुकता। अब असली डायलॉग, सेकंड डायलॉग यहाँ देखने को आपको मिलेगा। झुकता वह शेखावत को चुनौती देते हुए करता है भाई मैं 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों को देश से बाहर बेच कर आया हूँ। अगर मैं इसमें नाकाम हुआ और मेरे हाथ एक भी लकड़ी लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। यह सुनकर शेखावत को भी गुस्सा आ जाता है और वो चुनौती को स्वीकार कर लेता है। वो सभी चेक पोस्ट को पूरी तरह से बंद करवा देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ब्रिज के नीचे नदी पूरी तरह से सूखी है क्योंकि यह गर्मियों का समय था। शेखावत समझ जाता है कि पुष्पा अपने ट्रकों को इन्हीं नदियों के रास्ते निकालने की योजना बना रहा है। उसका शक सही निकलता है। पुष्पा के ट्रक नदियों के रास्ते से गुजर रहे हैं। पुलिस की जीप उन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं होती है। आखिरकार शेखावत उनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी शॉटगन से फायरिंग करता है। तभी कटलेट पुष्पा को फोन करके सारी जानकारी देता है। पुष्पा सबको कहता है कि तुम सब वहां से कूद जाओ और सभी ड्राइवरों को वहां से निकाल लो। मैं किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। सब उसकी बात मानते हैं और वहां से भाग जाते हैं। शेखावत फायरिंग जारी रखता है और ट्रकों में मौजूद सभी लाल चंदन की लकड़ियों को जब्त कर लेता है। यह देखकर मंगल सीनू और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और मीडिया के सामने घोषणा करते हैं कि यह सभी जो लकड़ियां हैं पुष्पा की थी। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया था क्योंकि वो लकड़ियां कोई चंदन की लकड़ियां नहीं थी, वो तो सामान्य लकड़ियां थीं। यह जानकर शेखावत खुद को मूर्ख महसूस करता है और पुष्पा उसकी ओर एक फूल भेजता और शेखावत कहता है मैं अकेला मूर्ख नहीं बना हूं बल्कि मंगल सीनू और उसकी पत्नी भी मूर्ख बने हैं, मतलब हम तीनों ही मूर्ख हैं। पुष्पा उससे कहता है पुष्पा नाम सन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं वर्ल्ड की वाइल्ड फायर है, वाइल्ड फायर। ये डायलॉग आता है। इसके साथ ही वह इशारों में यह भी कहता है कि वह जल्द ही
लालचंदन की लकड़ियों को देश के बाहर भेजने वाला है और उसको खुली चेतावनी देता है कि रोक सको तो रोक लो, सब लोग मिलकर रोक सक लो, यदि आप में दम है तो सब लोग मिलकर रोक सको। इसके बाद जो पुष्पा है श्रीवल्ली के साथ जाता है मंदिर। श्रीवल्ली और पूरी फैमिली काली माता के मंदिर में जाते हैं। वहां श्रीवल्ली को अचानक चक्कर आ जाते हैं और पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पुष्पा काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और एक जबरदस्त आपको शानदार डांस और तांडव आपको देखने को मिलेगा। यह दृश्य इतना शानदार था कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है, आखिर तुम सब कर क्या रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई। इस पर पुष्पा कहती है कि मेरी एक इच्छा है कि मैं काली माता से लड़की मांग रहा हूं, अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लेकिन लड़की हुई तो वह दूसरे घर जाकर नया सरनेम ले लेगी। इसी बीच कुछ लोग पुष्पा की भतीजी के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। यह देखकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वह उनसे भिड़ जाता है। यह सारे एक्शन सीक्वेंस बहुत ही दमदार होते हैं, जिसे देखकर आपको ताकीज में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि इनमें भावनाएं भी जुड़ी थी। लेकिन तभी मुरली वहां आ जाता है। पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर भी लोगे तब भी तुम्हें अपने पिताजी का नाम नहीं मिलेगा। उसको ताने देने लगता है कि तुम अनाथ हो, अनाथ ही रहोगे, ऐसा करने से तुम्हारा कोई कुल नहीं बदल जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। सुन के भाई उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और श्रीवल्ली को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मुरली पर जोर से चिल्लाती है। बाद में उन लोगों को पकड़वाने की कोशिश करता है जिन्होंने कावेरी के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि मंगल सिंह, उसकी पत्नी और शेखावत मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। वे सीएम से कहते हैं कि अगर यह लालचंदन की लकड़ियाँ बॉर्डर पार गई तो आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि इससे 2000 से 4000 करोड़ की फंडिंग आने वाली है। और अगर यह पैसा पुष्पा के हाथ लग गया तो समझ लो कि तुम्हारी कुर्सी गई काम से। रामेश्वर के रास्ते श्रीलंका भेजी जाने वाली, क्योंकि ये वो थी लकड़ियाँ। श्रीलंका केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर है। शेखावत वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वह उन लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि यह लकड़ियां जहाज के नीचे छिपाई गई थीं। और जब वह लकड़ियों का पीछा करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती। आखिर का माल डिलीवरी हो जाता है और इसके बाद पुष्पा को भारी रकम मिलती है। इस पैसों को देखकर पुष्पा बहुत खुश होता है। वह इन सारे पैसों से सारे एमएलए को खरीदने के लिए इस्तेमाल करता है और सारे पैसे सोफे के अंदर छिपाकर एमएलए के पास भेज देता है, जिससे वह निमंत्रण के लिए सबको बुला सके। यह देखकर शेखावत बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जितना भी सब्र था वह टूट जाता है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह कहता है कि भाई उसका ट्रांसफर ही हो जाए, इतना ही बहुत है। ट्रांसफर के लिए अपील करता है। सरकार भी उसके नियंत्रण में नहीं थी, सरकार भी अब पुष्पा की हो चुकी थी। गुस्से और हताशा में शेखावत नकली लालचंदन की लकड़ियों में आग लगा देता है। उसने काफ़ी शराब पी हुई थी और वहीं रुक जाता है। अचानक एक ब्लास्ट होता है जिसमें भंवर सिंह शेखावत की दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि उसकी मौत को सार्वजनिक नहीं किया जाता है और ना ही उसकी डेड बॉडी दिखाई जाती है। कुछ दिनों बाद कहानी में दिखाया जाता है कि मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, अब नए सीएम सिद्धप्पा बन चुके हैं। पुष्पा ने पूरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, क्योंकि उसने सभी एमएलए को खरीद लिया था, जैसा कि उसने वादा किया था। 24 जुलाई को सीएम उसके घर आएंगे, वही हुआ। सिद्धप्पा 24 जुलाई को पुष्पा के घर आते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, श्रीवल्ली के साथ आते हैं, खाना वाना खाते हैं, सब कुछ होता है। सीएम बना है। उसने वो दिनांक इसलिए चुनी थी क्योंकि श्रीवल्ली का उस दिन बर्थडे होता है और बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता है, इसलिए सिद्धप्पा सीएम बन चुका था। पूरे राज्य पर पुष्पा का राज था, लोग उसकी ही बहुत इज्जत करने लगे थे। एक दिन पुष्पा की भाभी मुरली की पत्नी उसके घर आती है और बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, बदले में 50 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, अगर पैसे नहीं दिए तो उसको मार देंगे। जब पुष्पा को यह बात पता चलती है, न्यूज चैनल पर लाइव होता है और किडनैपर को चेतावनी देता है कि अगर उसकी भतीजी को कुछ हुआ तो वह उन्हें खत्म कर देगा। उसने उन्हें 1 घंटे का वक्त दिया। यह खबर सीएम सिद्धप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर तक भी पहुंच गई। पुष्पा को पता चलता है कि किडनैपर सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है। सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा, बताइए आप। सेंट्रल मिनिस्टर पुष्पा को शांत करने के लिए सिद्धप्पा से बात करवाता है। सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है कि वह सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए उसे कुछ ना करे। पुष्पा जवाब देता है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह वही करेगा जो उसको सही लगेगा। किडनैपर ने पुष्पा को अड्डे पर अकेले आने को कहा और 10 करोड़ रुपए की मांग की। पुष्पा वहां पहुंचता है और सबसे पहले शॉर्ट गन से फायर करता है, लेकिन किडनैपर कावेरी को गन पॉइंट पर ले जाते हैं और पुष्पा को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देता है और उसके हाथ पांव बांध देता है और कावेरी के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। यह देखकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और अपने बंधे हुए हाथ पैरों के बावजूद सभी किडनैपर को बुरी तरह से मारने लगता है और बहुत ज़्यादा मार देता है। उसने सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे और उसके भाई को खत्म कर दिया। यह सब होने के बाद मुरली पुष्पा के घर आता है और वह अपनी गलती पर पछताता है और पुष्पा और परिवार से माफ़ी मांगता है। मुरली कहता है कि उसे समझ आ गया है कि उसकी असली फैमिली पुष्पा ही है। वह कावेरी का शादी कार्ड देने आया था और कहता है कि कावेरी ने कहा है कि अगर पुष्पा उसकी शादी में नहीं आता है तो वह शादी नहीं करेगी और कुछ भी नहीं,
आगे का कार्यक्रम कुछ भी नहीं होगा। पुष्पा एक इमोशनल मोड पर आ जाता है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी आपको लास्ट में देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छा माहौल आपको लास्ट में देखने को मिलता है। लेकिन लास्ट में आप जैसे ही देखेंगे इस भावात्मक पल में माहौल को पूरी तरह बदल देता है। पुष्पा अपने परिवार को माफ कर देता है और कावेरी की शादी में पूरे परिवार के साथ शामिल होता है। परिवार के बीच की सभी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल मिनिस्टर के घर में मातम छा जाता है। उसके भाई और भतीजे की मौत के बाद स्थिति और खराब हो जाती है। तभी एक आदमी एक पार्सल लेकर मिनिस्टर के घर आता है और जैसे ही वह मिनिस्टर के घर पहुंचता है, पहाड़ी से कोई शख्स ब्लास्ट कर देता है। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन वह शख्स कौन था, ब्लास्ट क्यों किया, खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि पुष्पा 3 की एक प्रकार से झलक आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों पुष्पा 3 भी आपको जरूर जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मेरा पहला यह फुल वीडियो था और पहली यह मेरा एक्सप्लेन था, थोड़ा बहुत गलती हुई इसको माफ़ करना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।